क्लास नायकों को मेरा नमस्कार। मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल डॉक्टर एपी एजुकेशन पर। लगभग आपके सिलेबस को कंप्लीट करते हुए अधिगम के सिद्धांतों का अध्ययन हम सब कर रहे हैं। थॉर्नडाइक पैवलॉव को पढ़ चुके हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं। यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आगे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल कराऊंगा पूरे कंप्लीट सिलेबस की। मेरे सेल्फ अखिलेश प्रताप सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन, आप मेरे द्वारा सेल्फ प्रिपेयर किए गए नोट्स मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से अवेलेबल कराऊंगा और जिससे आपको परीक्षा में काफ़ी लाभ प्राप्त हो सकता है। ठीक, तो आज पढ़ेंगे अगला सिद्धांत स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत थॉर्नडाइक के प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत से किस प्रकार से समान है और किस प्रकार से भिन्नता रखता है। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पैवलॉव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत से किस प्रकार समानता रखता है, किस प्रकार विभिन्नता रखता है। इन सब बातों को भी जानते हुए हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि इस सिद्धांत का प्रयोग आप अपने वास्तविक जीवन में भी करें और इस सिद्धांत से यदि प्रश्न पूछे जाएं तो उसे भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप हल कर सकें। ठीक, तो चलिए पढ़ते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत प्रतिपादित किसने दिया? प्रतिपादित किया इस सिद्धांत को अमेरिका के मनोवैज्ञानिक स्किनर महोदय ने लगभग 1938 के समय। क्वेश्चन आया दो बार, 2016 में और 2017 में यूपी टेट की परीक्षा में, कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो स्किनर महोदय ने किया। अगली, अब इन सिद्धांतों को यानी इस सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को अन्य और किस नामों से भी जाना जाता है, इसकी बात कर लें तो इसे साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत, इसी को नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत, यही नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत 2018 में आया था। कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत, अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत, आरएस थ्योरी, इससे पहले जो थ्योरी चल रही थी दोनों तक समय तक स्टिमुलस देखकर रिस्पॉन्स करना, लेकिन यहाँ पर वो थ्योरी पलट जाएगी। यहाँ पर रिस्पॉन्स पहले होगा तब स्टिमुलस की बात होगी। तो आगे कैसे होगी ये बात जानेंगे, फिलहाल नाम जान लेते हैं। अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत या सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, या कहीं पर भी ये आपसे बताया जाए कि सक्रिय रहकर सीखने की बात कौन करता है, क्रियाशील रहकर सिखाने की बात कौन करता है, तो ये स्किनर साहब करते हैं और ये स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित है। आगे बात करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपको, चूँकि इनका जो अध्ययन क्षेत्र था, अध्ययन कार्य था, पैवलॉव को थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगी। पैवलॉव ने कहा कि इस प्रकार से व्यवहार को परिवर्तित करिए जैसे हमारी रिफ्लेक्सिव एक्टिविटी होती है, मतलब हमारे आँख के सामने कोई ऐसे हाथ करेगा तो हमारी आँख अपने आप बंद हो जाएगी। ऐसी बॉन्डिंग हो जाए तो आप सीखना कहेंगे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक, यानी प्रतिवादी की बात कर रहे हो तुम, तो ऐसा भी है कि मतलब यहाँ पर आप अनैच्छिक की बात कर रहे हैं। अनैच्छिक रूप से जो क्रियाएं होती हैं, उद्दीपक को देखकर उद्दीपक देखा और वो अनुक्रिया हो गई अपने आप। तो इन्होंने कहा इस तरीके से तो बालक क्या होगा, कुछ समय बाद भीरू हो जाएगा, एकदम डोल मटोल हो जाएगा, भोंदू हो जाएगा, एकदम वो क्रिया नहीं करेगा, सक्रिय नहीं रहेगा। और जब तक सक्रिय नहीं रहेगा, व्यवहार नहीं करेगा, और व्यवहार का जब तक व्यवहार करेगा नहीं तो आप अध्ययन किसका करेंगे? तो मनोविज्ञान कहाँ रह गया फिर? बताओ भाई, जब तक व्यवहार करेगा नहीं, जब तक व्यवहार करेगा तभी तो व्यवहार का अध्ययन करोगे, तो व्यवहार का जब अध्ययन करोगे तभी तो मनोविज्ञान की बात आएगी। तो उन्होंने कहा कि इस तरीके से तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, मुझे और कुछ और करना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा कि अच्छा चलो मैं देखता हूँ कि आखिर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा, कोई उसका मन हो रहा है किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, और उसकी प्राप्ति के लिए वह कोई व्यवहार कैसे करना शुरू करता है। कहते हैं कि स्किनर ने ऐच्छिक अनुक्रियाओं के घटित होने का अध्ययन किया, इच्छा से। ऐच्छिक अनुक्रियाएं व्यक्ति कब करता है, ठीक है, इच्छाएं कैसे जागृत होती हैं, ठीक है। तो ऐच्छिक अनुक्रियाओं के घटित होने का अध्ययन किया जो प्राणी द्वारा अपने वातावरण में सक्रिय होने पर होती हैं। स्किनर ने इसे क्रिया प्रसूत व्यवहार कहा। मतलब व्यक्ति कोई सक्रिय रहकर कोई व्यवहार क्यों करता है? आदमी नौकरी क्यों ढूंढ रहा है, इधर उधर ठोकरें क्यों खा रहा है, आप इधर उधर कोचिंग क्यों जा रहे हैं, कोई परीक्षा पास करने के लिए परेशान हैं आप,
ठीक है, वो परीक्षा आप क्यों पास करना चाहते हैं, आपकी इच्छा क्यों है ये परीक्षा देने की, ठीक है। तो ये सब आपके ऐच्छिक व्यवहार है। किसी भी कोचिंग में एडमिशन लेना आपका ऐच्छिक व्यवहार है। ऐसा नहीं कोचिंग देखा बस पढ़ने लग गए, ऐसा तो है नहीं, ठीक है भाई। बुद्धि विवेक आपका पर्याप्त काम कर रहा है। इस तरीके से आपकी उन क्रियाओं पर जिन पर आपका पूरी तरीके से नियंत्रण होता है, मेरा मन है मैं इस बोतल से पानी पीऊंगा, मेरा मन नहीं पीऊंगा, तो ये मेरा व्यवहार जो है ये मेरा क्रिया प्रसूत व्यवहार है। परंतु बोतल देखी पानी प्यास अपने आप लग गई, तो ये वाली तो कोई बात होती नहीं, ठीक है। प्यास जब तक लगेगी नहीं तब तक मैं बोतल को जबरदस्ती पी लूँगा क्या, पानी ही पीना है ना, ठीक। तो उन्होंने कहा कि इच्छा जब होगी तभी कोई कार्य किया जाना चाहिए, और इच्छित होकर कोई कार्य कैसे किया था इसका इन्होंने अपने अध्ययन किया। कैसे किया आके देखते हैं। कह रहे हैं कि वैसे ये लाइन जो है अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहार में विकास किया जा सकता है। कोई फला व्यवहार आप कराना चाहते हैं, उस धीरे धीरे आप उस व्यवहार के प्रति उस बालक को वहाँ पर मोल्ड कर रहे हैं और पुनर्बलन के माध्यम से कर रहे हैं, तो उस तरीके से आप उस व्यवहार को सिखा सकते हैं। ये लाइन आपको मैं थोड़ा सा अभी और आगे जब एक चीज़ पढ़ाऊंगा क्रमिक सन्निकट की विधि, तब और अच्छी तरीके से बताऊंगा। और ये भी आधारित है, प्रश्न पूछा गया था कि यह सिद्धांत या यह तथ्य किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित है। पंजाब टेट में क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा, तो स्किनर साहब ने जो ये अपना ऐच्छिक अनुक्रियाओं का यानी क्रिया प्रसूत यानी ऑपरेंट बिहेवियर का जो अध्ययन किया, वो प्रयोग किस पर किया, तो प्रयोग किया चूहे पर 1938 के समय, जब अपना पहला सिद्ध पारिसिद्ध। फिर एडिट किया इन्होंने कबूतर के प्रयोग करके 1943 में। क्या किया था, उपरोक्त प्रयोग में एक अस्वाभाविक या कृत्रिम उत्तेजक होता है जो वांछित अनुक्रिया करोगे तब मिलेगा, वांछित अनुक्रिया के बाद दिया जाता है। हुआ क्या था, पग से बंद कर दिया भैया, स्किनर बॉक्स जिसे कहते हैं, उसको चूहे को बंद कर दिया, चूहा इधर उधर घूम रहा था, इधर उधर घूमा, भूख लगी होगी उसको और सूंघ रहा था इधर उधर। तब तक वहाँ पर एक लीवर था, उस पर यदि उसका पैर पड़ता था तो उसे एक निश्चित मात्रा में एक शब्द का बड़ा महत्वपूर्ण, ध्यान से सुनिएगा, निश्चित मात्रा में भोजन की प्राप्ति हो जाती थी, ठीक है। फिर वो बढ़िया भोजन कर लेता, फिर सो जाता था चुपचाप। फिर उसको जब ऐसा कुछ हो घूमे घामे, फिर उसका लीवर पर पैर पड़े और उसको निश्चित मात्रा में भोजन प्राप्त हो जाए और फिर वो बढ़िया आराम से सो जाए, ठीक। ऐसा नहीं है कि भोजन आए तब वो जगे, उसको भूख लगे तुम उठो बेटा, घूमो टहलो और खोजो, तब भोजन पाओगे। ऐसे नहीं है उठो बेटा उठो भोजन आ गया, ये नहीं। तुमको भूख लगी है तो मम्मी मुझे खाना दो, भूख बहुत तेल लगी है, मम्मी जल्दी खाना लाओ, तो ये क्रिया प्रसूत व्यवहार है, ठीक है। इस तरीके की बात हो रही है। यहाँ पर ये क्रिया बार बार दोहराई गई, तो एक समय ऐसा आया कि वो जैसे ही उसको ऐसी कोई अंतर इच्छा जागृत होती थी, लीवर पर पैर दबाता था, उसे पुनर्बलन एक निश्चित मात्रा में यानी भोजन प्राप्त हो जाता था। यानी यहाँ पर क्या है, उसके सामने नहीं है। पैवलाव में क्या था कि सामने भोजन आ जा रहा था तब उसकी लार आ रही थी, ठीक है। यहाँ पर उसको सामने कुछ नहीं देना है, ठीक है। तुम भौंकोगे तब भोजन तुमको प्राप्त होगा, ठीक है। चिल्लाओ कि हाँ लाओ खाना लाओ खाना लाओ खाना लाओ, ठीक है, तब आपको भोजन प्राप्त होगा। ये बात कह रहे हैं यहाँ पर। इससे ये थोड़ा सा वहाँ से अपोजिट हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से स्किनर ने अनुक्रिया के दो भाग बताए। व्यक्ति कार्य इस तरीके से दो प्रकार के उसके व्यवहार हो सकते हैं। एक प्रतिवादी अनुक्रिया हो सकता है, क्रिया प्रसूत अनुक्रिया हो सकती है। प्रतिवादी यानी रिफ्लेक्सिव एक्टिविटी क्या हो सकती है, ऐसी एक्टिविटी है जो स्पष्ट उद्दीपक को देखकर उत्पन्न होती है और लेकिन उसका स्वरूप अनैच्छिक होता है। उद्दीपक स्पष्ट है और इच्छा हमारी अनैच्छिक है, ठीक है। जैसे उसको बढ़िया कच्चा आम की बात जैसे आएगी, खटाई की बात आएगी, अक्सर लोगों को इमली के नाम आएगा तो मुंह में लार आ जाएगी, ठीक है। कई लोगों के आ भी गई होगी। ये वाला व्यवहार जो है वो प्रतिवादी यानी रिफ्लेक्सिव एक्टिविटी है। इस तरीके से सीखने की बात कौन कर रहा है, पैवलाव कर रहे हैं। पासे पैवलाव, पासे प्रतिवादी। स्किनर क्या कहते हैं कि क्रिया प्रसूत ऑपरेंट एक्टिविटी को उन्होंने कैसी एक्टिविटी कहा है, ऐसी अनुक्रिया कहा है जो एक अस्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है। अस्पष्ट उद्दीपन सामने नहीं है, ठीक है। उस अस्पष्ट उद्दीपन को प्राप्त करने के लिए कोई आंतरिक इच्छा जगेगी, उसको क्या नाम दिया है आगे बताता हूं। तो अस्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है जिसका स्वरूप ऐच्छिक होता है। लेटे लेटे नहीं मिलेगा बेटा, इच्छा से व्यवहार करोगे, ठीक है, तब मिलेगा। अर्थात क्रिया प्रसूत वे व्यवहार है जो जानवर या मनुष्य में ऐच्छिक रूप से घटित होते हैं और इन ऐच्छिक रूप से घटित होने वाले व्यवहारों पर इस जानवर का या इस मनुष्य का पूर्ण नियंत्रण रहता है।
अब ये व्यक्ति कोई व्यवहार क्यों कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि अंतर्नोद के कारण व्यक्ति व्यवहार करना यानी चालू करता है। ठीक है, तो अंतर्नोद आता कब है, ये मोटिवेशन में आपने पढ़ा था। आवश्यकता की पूर्ति के लिए अंतर्नोद शुरू होता है, तो यहां पर भी आवश्यकता की बात होगी, लेकिन आवश्यकता की बात यहां कर नहीं रहे, हल साहब करेंगे। ठीक है, जैसे पावलोव ने भी जो ये कृत्रिम उद्दीपक की बात थी, ठीक, कृत्रिम उद्दीपक के बाद जो स्वाभाविक उद्दीपक है, तो स्वाभाविक उद्दीपक उन्होंने पुनर्बलन कहा, अस्वाभाविक उद्दीपक जो था उसको पुनर्बलन कहा था, लेकिन पुनर्बलन शब्द का प्रयोग नहीं किया था पावलोव ने। है तो वो भी पुनर्बलन ही ना, उसी के लिए तो वो कार्य व्यवहार कर रहा है, भोजन प्राप्त हो जाएगा उसको। यहाँ पर भी वही आवश्यकता की बात नहीं कर रहे हैं, आवश्यकता आगे हल साहब कहेंगे। ठीक है, इन्होंने कहा कि अंतर्नोद के कारण एक व्यक्ति की आंतरिक अवस्था है जो व्यक्ति को क्रिया प्रस्तुत व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है, और जब वह इच्छा पूरी हो जाती है तो वह व्यक्ति शांत हो जाता है। ठीक, अब इस सिद्धांत का प्रयोग, इस सिद्धांत के आधार पर अभी तक जो स्टिमुलस देखकर रिस्पांस हो रहा था उस थ्योरी को पलट दिया गया, और रिस्पांस के बाद स्टिमुलस के प्राप्त होने की व्यवस्था चालू हो गई। अब इस सिद्धांत का प्रयोग आप कैसे अपने शिक्षण में करते हैं, एक छोटे से उदाहरण के रूप में, आप 2-3 छोटे-छोटे उदाहरण हैं उनके माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। पहले अपने जीवन से जुड़ा, आपके समय यानी आप लगभग सब लोगों ने ऐसा काम किया होगा, गर्मी की छुट्टियों में जब माताजी कहीं गई थी या घर पर तुम अकेले रहते हो, तो अगर कुछ खाने की इच्छा हुई कि अचार कहाँ छुपा के रखा है, माँ ने देखते हैं तो आपने खोजना शुरू किया इधर उधर, अच्छा इधर ये जार में रखती है, इस तरीके के जार में रखा जाना चाहिए, तो खोजते 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 पहुँचे, जगह नहीं मालूम कहाँ रखा है, लेकिन खोजते खोजते तुम पहुँच गए और अचार खा लिए, मिठाई खा ली। ठीक है, तो ये आपका क्रिया प्रसूत व्यवहार था, अंदर से मन किया था कुछ काम करने को। जब कोई अंतर्नोद उत्पन्न होगा और अंतर्नोद को शांति के लिए आप व्यवहार करेंगे तो वो क्रिया प्रसूत व्यवहार होगा। ठीक है, अच्छा ये हो गया। पिता से बच्चा अनुनय विनय करता है किसी कार्य को कराने के लिए, वह उसका क्रिया प्रसूत व्यवहार है। इसका प्रयोग आप अपने शिक्षण में कैसे करेंगे, मान लीजिए आपको पौधे के भाग पढ़ाना है, पौधे के भाग यदि आपको पढ़ाना है तो बच्चे की 45 मिनट की अगर क्लास है और 2 दिन आपको ये लेक्चर चलेगा, तो पहले के 10 मिनट में आप उसको गार्डन घुमा सकते हैं। 10 मिनट के लिए आप गार्डन घुमा दीजिए, बच्चा जिसका जो मन करेगा, या तो वो पेड़ का तना छुएगा, पत्ती छुएगा, डाली छुएगा, पुष्प छुएगा, कुछ भी देखेगा, वो उसकी इच्छा है। ऐच्छिक व्यवहार की बात हो रही है ना यहाँ पर, यहाँ आपको इनके स्किनर के आधार पर अगर आप चलते हैं तो आप उसको ऐसा अवसर देंगे। ऐसा अवसर देने के बाद उसको आप क्लासरूम में लेकर के आएंगे, अब आप उसको पढ़ाना चालू करेंगे। तो आप कहेंगे कि अच्छा आपने एक हरा हरा सा कुछ कोमल सा देखा था ना, वो क्या थी, उसको कहा जाता है पत्ती बेटा। तो जिसने तना छुआ होगा उसके बगल में तो था पत्ती, तो क्या नज़र नहीं गई होगी। तो क्या अच्छा हाँ देखे तो थे, दोबारा जाएगा तो वो पत्ती को जरूर देखेगा। अब तने की जब बात आ रही होगी तो तना तो उसने खूब अच्छी तरीके से उसमें पेन से अपना नाम भी लिख दिया था। ठीक है, तो तना तो वो अच्छी तरीके से समझ ही जाएगा। इस तरीके से अगर सिखाने की बात कर रहे हैं, सक्रिय रहकर सिखाने की बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट मेथड के माध्यम से बालक को सिखाने की बात हो रही है, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत यानी स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत की बात को स्वीकार करते हुए आप अपना शिक्षण कर रहे हैं। ठीक, इस तरीके से आप बालक के व्यवहार को धीरे धीरे मोल्ड यानी बिहेवियर को चेंज करते हैं, और व्यवहार का अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन ही हमारा अधिगम कहलाता है। इसको यहाँ पर शेपिंग विधि नाम दिया गया है। कहा गया शेप में लाते हैं व्यवहार को, तो शेपिंग वैसी प्रविधि है जिसमें व्यक्ति का व्यवहार धीरे धीरे पुनर्बलन के माध्यम से, अच्छा बेटा बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, तुमने तो बता दिया। ठीक है, पुनर्बलन के माध्यम से, या कुछ टॉफी वॉफी दे दी, पुनर्बलन के माध्यम से ले जाया जाता है। इसे क्रमिक सन्निकट की विधि कहते हैं। अब ये बात ऊपर वाली आपको ज़्यादा समझ में आएगी। ठीक है, जो ये कहा जा रहा है, अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट लाने के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया कराइए और पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहार में विकास किया जा सकता है। और जहाँ कहीं भी विकास की बात आती है वहाँ पर शिक्षण की बात जरूर आती है, सिखाने की बात जरूर आती है। पहली क्लास, पहली लेक्चर में अभिवृद्धि और विकास के जब अंतर मैं आपको पढ़ा रहा था तब मैंने ये बातें बताई थी। चलो भाई आगे की बात करते हैं। अब जगह जगह, हर जगह तो आप टॉफ़ी और फ्रूट लेकर घूमते नहीं हैं, फिर भी बच्चा सक्रिय रहकर आपकी क्लास में हर होमवर्क को कंप्लीट करता है। क्या आप उसको कह देते हैं कि एक बालक आपसे हमेशा उसका 36 का आंकड़ा ही रहता है, तो
इस बात को मानव व्यवहार पर पुनर्बलन की अविवेचित व्याख्या के लिए प्रभाव को विवेचना नहीं है, इसको उसको विवेचित नहीं किया जा सकता, इसके कोई एनालिसिस नहीं की जा सकती। ठीक है, अविवेचित है ये। ठीक है, मानव व्यवहार पर पुनर्बलन की अविवेचित प्रभाव को दिखाने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है उस प्रविधि को स्किनर ने शाब्दिक अनुबंधन कहा है या शाब्दिक पुनर्बलन कहा है। ठीक है, कुछ बच्चे प्रशंसा प्राप्त, आप क्लास में अरे बहुत अच्छे बच्चे, मेरे तो बहुत, ये मेरी क्लास बहुत अच्छी है, सारे बच्चे बहुत मेहनत से काम करते हैं और जो भी मैं वो टास्क उनको देता हूँ वो सारे बच्चे कंप्लीट करते हैं, अपनी अपनी क्षमता के आधार पर सब बच्चे बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो आप देखिए कैसा एक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी एकदम मूव कर जाती है पूरी क्लास में। जो उंघाने वाला बच्चा वो भी सक्रिय, थोड़ा सा जो टीचर से ऐसे कॉलर उठा के मास्टर साहब को मैं देख लूँगा, ठीक है, वो भी सर तो मेरी बड़ी अच्छी तारीफ कर रहे हैं, सर जी सर जी सर, ठीक, इस तरीके से वो भी सक्रिय होकर आपकी क्लास में बैठेगा। कर तो देखिए, ठीक है, बाबा रामदेव कहते हैं करने से होता है। ठीक, प्रयास करिए तो ठीक, अच्छी बात है। इस तरीके से अब पुनर्बलन की बात आ गई, तो पुनर्बलन की बात यहाँ पर ये कह रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से पुनर्बलन का स्वरूप, मात्रा और आधार के आधार पर इन्होंने कई तरीके से पुनर्बलन के भाग बताए हैं। अगर हम कहा कि क्रिया प्रसूत अनुक्रिया के होने के बाद जैसा आप चाह रहे थे वैसा व्यवहार कर दिया बालक ने, तो क्रिया प्रसूत अनुक्रिया होने के बाद जब बालक को पुनर्बलन दिया जाता है तो वह अनुक्रिया को बार बार दोहराता है, या अनुप्रिया लिख गया है। ठीक है, अनुक्रिया को बार बार दोहराता है। पुनर्बलन दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक पुनर्बलन जैसे पुरस्कार भोजन जल, और ऋणात्मक पुनर्बलन जैसे तीव्र तेज आवाज़ बिजली का झटका दंड। ऋणात्मक पुनर्बलन नहीं है, किसी प्रकार का पुनर्बलन नहीं है। रीइंफोर्समेंट इसका नाम है, फोर्स यानी दोबारा से उस कार्य को करने के लिए करना। ठीक है, जैसा शब्द का अर्थ कह रहा है, परंतु दंड देने से कोई व्यक्ति कार्य व्यवहार को रोक देता है, दैट इज द बाउंड्री। यहाँ पर आप एक कुछ अवरोध लगा देते हो उस कार्य को रोकने के लिए, दंड को अवरोध कहा जाता है। तो अवरोध की बात हो रही है यहाँ पर, रीइंफोर्स की बात हो रही है, दोबारा उस कार्य को करा दीजिए, पुनर्बल दीजिए उस कार्य को करने के लिए। तो दंड इस प्रकार से पुनर्बलन की श्रेणी में नहीं रखा जाता। ठीक है, धनात्मक पुनर्बलन वो है जो किसी खास व्यवहार करने के लिए आप उसको सक्रिय यानी पॉजिटिव बिहेवियर के रूप में उसको आगे ले जाते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा कह दो कि शरीर को सुख की प्राप्ति होती है। निगेटिव पुनर्बलन ऐसे हैं कि उस कार्य को रोकने के लिए उस कार्य को आगे यानी वह कार्य ना करे, दूसरा कार्य करने लगे। ठीक है, दूसरा कार्य करने लगे, इसके लिए आप इसको ऋणात्मक पुनर्बलन कहते हैं। जैसे बिजली का, आप चाहते हैं कि बच्चे बिजली के खंभे से दूर रहें या बिजली का झटका जहाँ कहीं भी उससे दूर रहे, तो एक बार अगर बिजली का झटका लग गया तो फिर वो वैसा तार और वैसा खंभा देख के वो दूर भागेगा कि अरे यार, यहाँ पर रुकने और रोकने और अवरोध करने की बात नहीं हो रही है, सक्रिय रहना है, चाहे तो भागो या तो फिर एक काम करो या तो दूसरा काम करो, सोने की बात नहीं हो रही, रोकने की बात नहीं हो रही है। तो दोस्तों, इस तरीके से उन्होंने धनात्मक और ऋणात्मक पुनर्बलन कहा। कब कब पुनर्बलन देना चाहिए, इसके लिए इन्होंने पुनर्बलन अनुसूची की बात कही, कहा आंशिक पुनर्बलन और सतत पुनर्बलन। यहाँ सतत है, दो बार आंशिक लिख गया है, थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, मैं भी एडिट कर दूंगा जब आपको फाइनली PDF अवेलेबल कराऊंगा। ठीक है, फिर भी मैं मानवीय गलती को अपनी मैं स्वीकार करता हूँ, लिखते लिखते थोड़ा सा हो तो गलती हो ही जाती है। फिर मैं आपको ऑथेंटिकेट अपने मुंह से सारी बातें बता दे रहा हूँ। सतत पुनर्बलन होता है, आंशिक पुनर्बलन होता है। कब कब दिया जाएगा, मात्रा के आधार पर ये बात है। तो मात्रा ये है कि या तो कार्य चलता रहे और देते रहिए आप पुनर्बलन उस आधार पर, या तो एक निश्चित मात्रा में कार्य पूर्ण हो जाए तब पुनर्बलन उपलब्ध कराइए, या कार्य समाप्ति के आधार पर पुनर्बलन उपलब्ध कराइए। ठीक है, तो इस तरीके से जो पुनर्बलन है वह, जैसे आप कह दीजिए कि मैं साल भर बाद आपको एक पुनर्बलन, आपको इस तरीके से चीज़ें प्राप्त होगी, और फिर बच्चों से कहिए कि आपको 15 दिन बाद ये वाला फला ट्रॉफी मिल जाएगी, तो बच्चे उस साल भर के लिए मेहनत करेंगे कि 15 दिन वाली की मेहनत करेंगे? आप बताइए। ये जो नज़दीक है उसकी मेहनत सभी करते हैं भाई। तो आंशिक पुनर्बलन, अगर आप सतत पुनर्बलन देते चल रहे हैं तो इस तरीके से व्यवहार में अपेक्षाकृत जल्दी परिवर्तन देखने को प्राप्त हो सकता
है। ठीक है, इस तरीके के आधार पर ये हो गई पुनर्वलन की बातें, और इसी सक्रिय रहकर सीखने के आधार पर एक शिक्षण मशीन बनाई स्किनर महोदय ने, अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षण मशीन। किसने बनाई, पूछा गया है परीक्षा में, लिखित परीक्षा में पूछा गया है, और आपके सीटेट में भी पूछा गया है, यूपीटेट में भी पूछा गया है कि अभिक्रमिक अनुदेशन मशीन का आविष्कार किसने किया, तो स्किनर साहब ने किया। तो इस सक्रिय रहकर सीखने के आधार पर अभिक्रमिक अनुदेशन शिक्षण मशीन को नाम दिया गया, जिसमें बालक स्वगति से सीखते हैं। बालक कैसे सीखते हैं, स्वगति से सीखते हैं, अपनी स्पीड से सीखते हैं। ठीक है, जैसे आप अपना यूट्यूब पर पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप अपनी गति पॉज कर दिया, ठीक है, फिर मास्टर साहब को पीछे लेके गए, फिर से बताओ ये लाइन, फिर से आपने सुनी, ठीक है, तो फिर आप को जब तक वो बात आप 2-3 बार सुनेंगे और समझ में आ जाएगी बात। ठीक है, तो स्वगति से सीख रहे हो। फिलहाल ये अभिक्रमिक अनुदेशन मशीन नहीं है, फिर भी ये एक तरीका है। ठीक, तो यहाँ पर ये बनाई गई मशीन, जिसको बनाया किसने, स्किनर महोदय ने। बाद स्किनर के बाद के शिष्यों ने इसमें कुछ मॉडिफिकेशन भी किए। तो इस आधार पर अभिक्रमिक अनुदेशन 3 प्रकार का होता है। एक रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, जिसमें जैसे आपने कई बार आपने क्वेश्चन दिए होंगे ऑनलाइन, एक क्वेश्चन का जवाब दिया, सबमिट किया, दूसरा क्वेश्चन आ गया, दूसरा क्वेश्चन का जवाब दिया, सबमिट किया, तीसरा क्वेश्चन आ गया। गलत है, सही है, इससे कोई भी मतलब नहीं है, वो लास्ट में पता चलेगा। तो इस तरीके का रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन कहलाता है। दूसरे प्रकार का है साखीय अभिक्रमित अनुदेशन। इन्होंने कहा कि सतत और व्यापक मूल्यांकन की जब बात हो रही है, तो इस तरीके से आपको योगात्मक मूल्यांकन के आधार पर अंतिम बताने की जरूरत नहीं है। चलो आगे, इसका प्रतिपादन किया क्राउडर महोदय ने। साखीय का क्राउड बने बहुत सारे लोग, ठीक है, तो शाखा मतलब भी बहुत सारे। तो क्राउडर महोदय ने साखीय अभिक्रमित अनुदेशन मशीन, अभिक्रमिक भी है और क्रमित भी है, ठीक है, अनुदेशन मशीन के आविष्कार किया, मान लो। ठीक है, ये निदान और उपचार पर आधारित है। क्या होता है यहाँ पर, मान लीजिए आपने फला सवाल का जवाब गलत दे दिया, तो गलत जवाब पर आपको गो टू रेफरेंस पेज पे जाओगे, उसका कंटेंट जहाँ लिखा हुआ उसको आप पढ़ोगे। कंटेंट पढ़ने के बाद और आपसे उस स्तर से थोड़ा सा लो लेवल के प्रश्न आपसे वहाँ पर, मान लो 2 नंबर का क्वेश्चन था, तो 2A, B, 2B, 2C, 2D, 4-5 क्वेश्चन इस तरीके से बनाए गए हैं कि आप 2 वाले पर आप पहुँचोगे तो सही उत्तर दे दोगे। ठीक है, तो उस बात के लिए आपको रेफरेंस पेज पर भेजा गया, आपने उसके संबंध में रेफरेंस पढ़ा, और पढ़ने के बाद 2-4 प्रश्न हल्के हल्के थे उसको दिया, और जब वो 4-5 प्रश्न आपने दे दिए, फिर आप 2 नंबर पे फिर से आए और आपने सही आंसर लगाया, फिर आपका तीसरा क्वेश्चन खुला। इस तरीके की जो मशीन, अगर इस तरीके का स्टेप जो है, वो आपका साखीय अभिक्रमित अनुदेशन कहलाता है। और तीसरा मैट्रिक्स अनुदेशन है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी बीएड वालों के यहाँ, और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो मैट्रिक्स अनुदेशन क्या है, इसका प्रतिपादन गिलबर्ट ने किया, और ये पाठ्यवस्तु के स्वामित्व पर बल देता है। इस प्रकार से हम लोगों ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत की बात की। अगले सिद्धांत में गुथरी का हम लोग प्रतिस्थापन सिद्धांत या उद्दीपन अनुक्रिया सामीप्य सिद्धांत, बहुत बेहतरीन, सबसे अच्छा मैं मानता हूँ इसको, और बहुत अच्छा सिद्धांत है ये, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आज हमने पढ़ लिया। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर जरूर लीजिए, ये नैतिक आपकी जिम्मेदारी है। अपने उन दोस्तों को भेजिए जो वास्तविक रूप से पढ़ना चाहते हैं। मैं 5 मिनट में पढ़ लो, 4 लाइनें हम सब कॉन्सेप्ट पढ़ लो, इस बातों पर ज़्यादा विचार नहीं करता। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपका, फिर प्रश्न किसी भी प्रकार का पूछा जाएगा, आप अपने आप से इतने सक्षम और इतना मानसिक विकास आप सभी का हो चुका है कि एक बार समझ लेंगे तो किस भी प्रकार की परिस्थिति आपसे बनाकर पूछी जाएगी, आप उसका हल कर पाएंगे। तो ये था आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में, जिसमें हम गुथरी को पढ़ेंगे, उसके बाद हल का पुनर्वलन सिद्धांत पढ़ेंगे। तो उसके पश्चात आपको, चूँकि ये भी स्किनर का सिद्धांत भी उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के अंतर्गत ही रखता है, यही समानता है तीनों में, स्किनर में, पैवलॉव में, और स्किनर, पैवलॉव, थॉर्नडाइक में, तीनों में यही समानता है कि ये सभी उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के अंतर्गत रखे जाते हैं। ठीक है, अगला अलग प्रकार का थोड़ा सा गुथरी का चेंज है, हल्का सा, उसको मैं बताऊंगा कि कैसे चेंज है। और फिर हम लोग पढ़ेंगे उनको, कोलर साहब को, और कोलर के बाद देख लेंगे वाटसन का और कार्टलेविन के सिद्धांत को पढ़ लेंगे। कंप्लीट करते हुए फिर शिक्षण के पार्ट पर आ जाएंगे। शिक्षण के पार्ट में मैं प्रयास करूंगा कि 2 या 3 लेक्चर में पूरा आपको कवर करा दूं, और
फिर आपका सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हम लोग यूथ पब्लिकेशन की बुक के लगभग 2500 क्वेश्चन हैं उनको हल करेंगे और आपको पूरी तरीके से इस अपने बाल विकास का जो मैंने आपको वादा किया है कि 25+ दिलाकर बनने का प्रयास करूँगा। ठीक है, बड़े बोल नहीं बोलता क्योंकि इससे अहंकार ईश्वर का भोजन होता है। ठीक है, तो अहंकार नहीं करना है, अनुनय विनय और अपने परिश्रम पर ये कार्य करना है। इस आधार पर हम लोग सफलता प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए अध्ययन करिए, मस्त रहिए। भारत माता की जय।